हेलो दोस्तों, मैं रवि गुप्ता एक बार फिर आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल रीजनिंग विद रवि गुप्ता पे। आइए स्टूडेंट, चलते हैं प्रैक्टिस सेट 6 के सेट सेक्शन की ओर, जिसकी शुरुआत हम हमेशा की तरह मैथ से करेंगे। आइए बेटा देखते हैं क्वेश्चन नंबर 101 को। कह रहे हैं बेटा 280 अंश का कोण, क्या कह रहे हैं बेटा 280 अंश का कोण किस प्रकार का कोण होता है। तो बेटा ये किस प्रकार का कोण होता है? वृद्ध कोण होता है। क्या होता है बेटा? वृद्ध कोण होता है। वृद्ध कोण बेटा क्या होता है? जो 180 डिग्री से अधिक और 360 डिग्री से कम होता है, वृद्ध कोण कहलाता है। ठीक है बेटा। और आप सभी लोग एक चीज और समझ लीजिए, जो बेटा न्यून कोण होता है, न्यून कोण का मान आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा। न्यून कोण का मान 90 डिग्री से कम होता है, और जो बेटा 90 डिग्री होता है वह हमारा समकोण होता है। अधिक कोण की बात करें तो अधिक कोण होता है बेटा जो कोण हमारा 90 डिग्री से कम होता है, वह अधिक कोण कहलाता है। 180 डिग्री की बात करें तो बेटा जो 180 डिग्री का कोण होता है वह ऋजु कोण कहलाता है। और वृद्ध कोण की बात करें तो बेटा वृद्ध कोण जो हमारा होता है 180 डिग्री से अधिक और 360 डिग्री से बेटा कम होता है, वृद्ध कोण कहलाता है। इसलिए जो 280 डिग्री अंश का कोण है वो वृद्ध कोण कहलाएगा बेटा। क्वेश्चन नंबर 102 को देखिए। कह रहे हैं घड़ी में 3 बजने पर घंटा और मिनट की सुई के बीच कितने अंश का कोण होता है। तो बेटा क्या कह रहे हैं, अगर हम मान लीजिए बेटा ये हमारी क्या है, घड़ी है। मान लीजिए बेटा यहाँ पे 12 बजे हैं, यहाँ पे मान लीजिए 3 बजेंगे, यहाँ पे 9 और यहाँ पे बेटा क्या होगा हमारा 6 बजेगा। मान लीजिए यहाँ पे 6 बजेगा और ये हमारा क्या हो गया, सुई वाला स्थान हो गया। तो क्या कह रहे हैं कि घंटा और मिनट की सुई के बीच कितने अंश का कोण बनेगा। तो बेटा जब 3 बजेंगे तो घंटे वाली सुई यहाँ पे होगी, मिनट वाली सुई बेटा यहाँ पे होगी। जब 12 पे आके रुकेगी तभी तो बेटा 3 बजेगा। और इस तरीके से जैसे इसको देखेंगे, ये 90, ये 90, ये 90, ये 90 बेटा। ठीक है, तो हमको क्या मिला है, कितना मिला है, इतना बेटा मिला है, इतना हिस्सा मिला है। तो कितने का बन रहा है, 90 डिग्री का बन रहा है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, 90 डिग्री। ये हमारा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर, आइए बेटा क्वेश्चन नंबर 103 को देखते हैं। कह रहा है 68 अंश का कोटि पूरक कोण कितना होगा। तो बेटा क्या कह रहे हैं, 68 डिग्री का हमसे क्या पूछ रहा है, कोटि पूरक पूछ रहा है। और बेटा कोटि पूरक क्या होता है, दो कोणों का योग बेटा कोटि पूरक कोण यानी कि समपूरक कोण होता है। जो हमारा बेटा समपूरक कोण होता है वही हमारा क्या कहलाता है, कोटि पूरक कोण कहलाता है। ठीक है बेटा। तो कह रहा है 68 अंश का कोटि पूरक कोण कितना होगा। तो क्या करेंगे बेटा, 180 में से 68 को घटा देंगे तो कितना हो जाएगा बेटा, 122 डिग्री हो जाएगा। इसका आंसर हमारा कितना आ जाएगा, 122 डिग्री आंसर आ जाएगा इसका। फिर कह रहे हैं बेटा 110 अंश का संपूरक कोण कितना होता है। अभी मैंने आपको क्या बताया बेटा, जो कोटि पूरक कोण है वही हमारा संपूरक कोण है। यहाँ पे भी क्या करेंगे, 180 माइनस 110 कर देंगे, कितना आ जाएगा, 70 आ जाएगा। और हमारा आंसर क्या हो जाएगा बेटा, 70 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर, क्वेश्चन नंबर 105 को देखिए बेटा। कह रहे हैं निम्न में कौन से युग्म रैखिक युग्म है। बेटा क्या कह रहे हैं, निम्न में कौन से युग्म रैखिक युग्म है। बेटा जो आपको पीडीएफ जो बेटा प्रोवाइड करवाई गई है प्रैक्टिस सेट 6 की, उसमें ऑप्शन में क्या दे रखा है, यहाँ पे 110 दे रखा है, लेकिन इसको क्या कर लीजिए बेटा 100 कर लीजिए। रैखिक युग्म का मतलब बेटा क्या होता है, जिन कोणों का योग क्या कहलाता है, 180 कहलाता है, वह हमारे रैखिक युग्म कहलाते हैं। बेटा देखिए 70 और 20 को जोड़ेंगे 90 हो जाएगा। पहला ऑप्शन गलत। क्यों, क्योंकि इनके कोणों का योग कितना होना चाहिए,
80 होना, 180 होना चाहिए। 360 बेटा 90 नहीं बनेगा, हमें कितना बनाना है, 180 बनाना है। 200 और 20 कितना हो गया, 220 हो गया, ये बेटा गलत हो गया। फिर यहाँ पे देखेंगे 100 और 80 मिलकर कितने बन जाएंगे, 180 बन जाएंगे, इसलिए ये वाला ऑप्शन हमारा ठीक हो जाएगा। अगर बेटा आपको किसी भी क्वेश्चन में ऑप्शन गलत मिले, आपको बेटा वहां पे अगर ऑप्शन गलत मिले तो आपको क्या करना है, आपको किसी ना किसी ऑप्शन में टिक मार के आना है, उसको छोड़ना नहीं है। कि अगर आपका आंसर आपके ऑप्शन से मैच नहीं कर रहा है और आपको पता है कि आपका सवाल बिल्कुल सही लगा है, जो आपका आंसर आया है बिल्कुल सही है, तो आप किसी ना किसी ऑप्शन को टिक कर दीजिएगा, छोड़िएगा नहीं। क्वेश्चन नंबर 106 को देखते हैं। कह रहे हैं बेटा न्यून कोण का संपूरक कोण कितना होता है। बेटा न्यून कोण का संपूरक कोण पूछ रहा है, तो उसका मतलब क्या हुआ, तो संपूरक कोण जो हमारे होते हैं कितने होते हैं बेटा, 180 का होता है। यानी कि जब दो कोणों का योग कितना बन जाए, 180 बन जाए, तो वह बेटा हमारा संपूरक कोण कहलाता है। अगर यहाँ पे न्यून कोण की बात कर रहा है, तो बेटा न्यून कोण क्या होता है हमारा, 90 डिग्री से कम के कोण को न्यून कोण कहते हैं। यदि बेटा एक कोण हमारा 90 से कम है, यानी कि लेस देन 90 है, 90 से कम है, और क्या बेटा होता है, 90 से कम हो और 180 से एक बार फिर से देखिए, क्या बोलेगा, 90 से कम हो, न्यून कोण 90 से कम हो, यानी कि 1 डिग्री से लेकर कितना हो सकता है, 89 डिग्री तक हो सकता है। 1 डिग्री से कितना हो सकता है, 89 हो सकता है, 90 डिग्री नहीं हो सकता। 90 डिग्री क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि 90 डिग्री बेटा हमारा समकोण हो जाता है। ठीक, अधिक कोण की बात करें तो बेटा 90 डिग्री से बड़ा होता है, यानी कि 91 डिग्री से होगा। ओके, कहां तक जाएगा बेटा, कहां तक जाएगा, 189 डिग्री तक। क्यों, क्योंकि अगर बेटा 180 बन जाएगा तो 180 का मतलब क्या होता है, ऋजु कोण, सरल रेखा कोण ऋजु कोण कहलाता है, वो 180 का होता है। तो अगर बेटा यहाँ पे क्या पूछा है, न्यून कोण का संपूरक, तो यदि न्यून कोण का संपूरक की बात करें वह 90 से कम होगा, ठीक है, और उसका संपूरक क्या होगा, 90 से ज्यादा होगा। जब बेटा 90 से ज्यादा होगा तभी तो इनका योग क्या बनेगा, 180 बनेगा, और 90 से ज्यादा का मतलब क्या होता है बेटा, अधिक कोण। तो न्यून कोण का संपूरक क्या होता है, अधिक कोण हो जाता है। ठीक बेटा, एक ऋजु कोण और समकोण में कितने अंश का अंतर होता है। बेटा एक ऋजु कोण मैंने भी क्या बताया, 180 होता है। एक समकोण हमने क्या बताया बेटा, 90 होता है, और इनका अंतर मतलब माइनस होता है, और घटा देंगे बराबर 90 हो जाएगा। तो एक ऋजु कोण और एक समकोण में इनका अंतर जो निकलेगा वो कितना निकलेगा, 90 निकलेगा। यदि कह रहे हैं x बराबर 2, क्वेश्चन नंबर 109 को देखते हैं। x बराबर 2, y बराबर 1, z बराबर 3, तो x प्लस वाई प्लस जेड के होल ऑफ स्क्वायर का मान कितना होगा बेटा, देखते हैं। x यहाँ पे क्या रखना है बेटा, 2 रखना है, प्लस y की जगह पे 1 रखना है, प्लस z की जगह पे बेटा क्या है, यहाँ पे बेटा माइनस लगा लीजिए। z में हमारा क्या आ जाएगा, यहाँ पे बेटा क्या लगा लीजिए, माइनस लगा लीजिए। तो प्लस माइनस कितना हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे बेटा माइनस के 3 आ जाएंगे। तो होल ऑफ स्क्वायर बराबर देखो बेटा, ये 2 और 1 3, -3 का होल ऑफ स्क्वायर बराबर बेटा 3 से 3 कट गए, और 0 का स्क्वायर बराबर 0। क्या आ जाएगा, यदि x बराबर 2, y बराबर 1, z बराबर -3 है, तो x प्लस वाई प्लस जेड के होल ऑफ स्क्वायर का मान कितना आएगा, 0 आएगा बेटा। क्वेश्चन नंबर 110 को देखते हैं। कह रहे हैं माइनस के, क्या कह रहे हैं बेटा, माइनस के पी क्यू एक्स में x का गुणांक। बेटा x का गुणांक का मतलब कि x के साथ में किसकी गुणा हुई है, x के साथ में किसकी गुणा हुई है, x के साथ में बेटा माइनस के p और q की गुणा हुई है, तो यानी कि x का गुणांक हमारा बेटा माइनस के p और q हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर
111 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 111 को देखते हैं। एक बेटा क्वेश्चन यहाँ पे मैंने लिखा नहीं है, आप लोग उसको समझ लीजिए। क्वेश्चन नंबर जो बेटा 108 है, 108 में बेटा बस क्या पूछा है, निम्न में से क्या संभव है। क्वेश्चन है ये बेटा 108 का, निम्न में से क्या संभव है, दो अधिक कोण संपूरक कोण हो सकते हैं, इसके लिए कथन दिए गए हैं और हमें बताना है बेटा कौन सा कथन सही होगा। पहला ऑप्शन है आपका दो अधिक संपूरक कोण हो सकते हैं, यानी कि बेटा दो अधिक संपूरक कोण हो सकते हैं। बेटा अगर दो अधिक कोण है, यदि बेटा दो अधिक कोण है तो वह क्या होंगे, 90 डिग्री से ज्यादा होंगे। अगर 90 डिग्री से ज्यादा होंगे तो बेटा उनको जोड़ेंगे तो 180 से भी ज्यादा आएगा। तो अगर 180 से भी ज्यादा आएगा तो संपूरक कोण नहीं हो सकते। क्यों? क्योंकि दो संपूरक कोणों का योग 180 होता है। ठीक बेटा, तो ऑप्शन नंबर 2 को सुनिए, दो समकोण संपूरक कोण हो सकते हैं। बेटा दो समकोण संपूरक कोण हो सकते हैं। एक समकोण बेटा 90 डिग्री, दूसरा कोण हमारा संपूरक 90 डिग्री, 90 जोड़ देंगे तो बेटा 180 हो जाएगा। ये बन रहा है आपका ऑप्शन नंबर 2 बन रहा है। लेकिन देखते हैं तीसरे को भी, दो न्यून कोण संपूरक कोण हो सकते हैं। बेटा न्यून कोण हमारे क्या होते हैं, 90 डिग्री से कम होते हैं। बेटा जो 90 डिग्री से कम है उसको दो बार जोड़ेंगे तो 180 होगा? नहीं होगा बेटा। जब नहीं होगा तो हमारा संपूरक कोण भी नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर 3 भी कट जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 को, ऑप्शन नंबर 4 को देखिए, रैखिक युग्म के दोनों कोण अधिक कोण हो सकते हैं। बेटा रैखिक युग्म क्या होता है? रैखिक युग्म अभी मैंने आपको बताया था 180 डिग्री का होता है, यानी कि सरल रेखा कोण को रैखिक युग्म बोलते हैं। जब वो 180 डिग्री का है तो बेटा उसके दो कोणों का योग यदि कितना हो सकता है, 180 से अधिक तो हो नहीं सकता। इसमें क्या कह रखा है, दो अधिक कोणों से क्या कह रहा है, दो अधिक कोण हो सकते हैं। तो बेटा दो अधिक कोण कैसे हो सकते हैं? यदि दो अधिक कोणों को जोड़ा जाएगा तो 180 से अधिक हो जाएगा। यदि दो अधिक कोणों को जोड़ा जाएगा तो 180 से बेटा अधिक हो जाएगा, और संपूरक कोणों के लिए क्या होता है, 180 होता है। तो जो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 होगा हमारा। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 2, दो समकोण संपूरक कोण हो सकते हैं। बिल्कुल हो जाएंगे बेटा, 90 को जोड़ देंगे। क्वेश्चन नंबर 111 में आते हैं, दो बिंदुओं से होकर कितने समलंब खींचे जा सकते हैं। बेटा इसको थोड़ा ध्यान से देखिएगा, दो बिंदुओं से होकर कितने समलंब खींचे जा सकते हैं। दो बिंदुओं से लेकर बेटा अनंत समलंब खींचे जा सकते हैं। बेटा सपोज कीजिए ये हमारी क्या है, एक रेखा ए भी है, और बेटा दो बिंदु हमारे इस तरीके से हैं। दो बिंदु बेटा जो हमारे हैं वो इस तरीके से हैं। ठीक है बेटा, अब वो कह रहा है इस दो बिंदुओं से होकर कितने समलंब खींचे जा सकते हैं। यदि बेटा इस पे हम क्या बना दें, समतल बना दें, इसको हम क्या कर दें, इस पे दो समतल खींच दें। मान लीजिए इस तरीके से हमारे दो समतल, एक मतलब समतल पे दो बिंदु हैं, हमने क्या किया बेटा, इस पे समतल बना दिया। अब हम अगर इसको हम बेटा अगर मान लीजिए कुछ अगर इसको हम इस तरीके से घुमाएं, तो अगर हम इसको पकड़ के इस तरीके से पूरा घुमाएं तो बेटा इसके जो समतल बनेंगे वो कितने, अनेकों बन जाएंगे। क्या बनेंगे, अनेकों बन जाएंगे। जब अनेकों बन जाएंगे तो हमारे अनंत भी बन जाएंगे। तो कहां तक जाते हैं, इस तरीके से बनाकर कहां तक जाते हैं बेटा, अनंत बन जाते हैं। और जो तरीका होता है उसको इस तरीके से देखते हैं, दो बिंदुओं के बीच कितने समतल खींचे जा सकते हैं, अनेक खींचे जा सकते हैं, अनंत खींचे जा सकते हैं। तो इसका आंसर क्या आएगा बेटा, अनंत आ जाएगा। क्या आ जाएगा, अनंत आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 65 को देखते हैं, निम्न में से कौन सा पौधा स्थलीय है
ऑप्शन 1 नीम, 2 सतावर, 3 कनेर, 4 नागफनी। तो बेटा इसमें आपका नीम हो जाएगा जो स्थलीय पौधा है। क्वेश्चन नंबर 66, मरुस्थलीय जंतु में कौन सी संरचना उनको रहने के लिए अनुकूलित बनाती है? पहला खुरदरी त्वचा, दूसरा अधिक बाल, तीसरा लंबे पैर, गद्देदार तलवे, ये सभी। तो बेटा इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये सभी हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 67, पौधे की पत्तियां कांटे व सल्कों वाली होने पर कौन सी प्रक्रिया प्रभावित होती है? क्वेश्चन नंबर फिर से सुन लीजिए बेटा। पौधों की पत्तियां कांटे व सल्कों वाले होने पर कौन सी क्रिया प्रभावित होती है? पहला श्वसन क्रिया, दूसरा बाष्पोत्सर्जन क्रिया, तीसरा पाचन क्रिया, फोर्थ उत्सर्जन क्रिया। तो इसका आंसर हो जाएगा बेटा बाष्पोत्सर्जन क्रिया। क्वेश्चन नंबर 68, नागफनी के पौधे में जल संचित करने का कार्य कौन करता है? तो बेटा इसका आपका आंसर हो जाएगा तना करता है। तो इसमें आंसर बेटा तना हो जाएगा। किस पौधे की पत्ती में रंध्र गड्ढे से धसे रहते हैं? तो बेटा क्या हो जाएगा? इसमें आपका आंसर बेटा कनेर हो जाएगा। कनेर पौधे की पत्ती में रंध्र बेटा क्या होते हैं? गड्ढे में धसे रहते हैं। आपका आंसर है कनेर। क्वेश्चन नंबर 70, कीटों के शरीर की किस संरचना में हवा भरती व निकलती है? कीटों के शरीर की किस संरचना में हवा भरती व निकलती है? और पहला आपका ऑप्शन है पंखों में, दूसरा पादों में, तीसरा श्वसन रंध्रों में, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो बेटा क्या हो जाएगा? श्वसन रंध्र में। आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 श्वसन रंध्र में। क्वेश्चन नंबर 71 को देखिए, कौन से जीव की प्रजाति विलुप्त हो गई है? तो बेटा जो आपका ऑप्शन हो जाएगा डायनासोर। तो डायनासोर की जो प्रजाति है बेटा क्या हो गई? विलुप्त हो गई है। क्वेश्चन नंबर 72, भोजन का पाचन कहाँ होता है? पहला आहार नाल में, दूसरा फेफड़ों में, तीसरा हृदय में, चौथा वृक्क में। तो बेटा आपका आंसर हो जाएगा आहार नाल में। ऑप्शन नंबर 1 आहार नाल। क्वेश्चन नंबर 73 देखिए, सबसे अधिक विकसित प्राणी कौन है? तो बेटा पहला अमीबा, दूसरा मनुष्य, तीसरा शेर, चौथा कुत्ता। तो सबसे विकसित बेटा प्राणी हमारा जो है वो मनुष्य है, यानी कि हम लोग हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 74, एक कोशिकीय जीव में भोजन का पाचन कहाँ होता है? तो बेटा एक कोशिकीय जीव में भोजन का पाचन कोशिका में होता है। बेटा क्या हो जाएगा आपका आंसर? कोशिका हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 75, निम्न में से कौन गमन में सहायक नहीं है? बेटा क्या कह रहे हैं? निम्न में से कौन गमन में सहायक नहीं है? पहला सूक, दूसरा कूटपाद, तीसरा सिलिया, चौथा रीढ़ रज्जु। तो बेटा इसमें क्या आ जाएगा? रीढ़ रज्जु आ जाएगा। आपका क्या आ जाएगा बेटा? रीढ़ रज्जु आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 76 को देखते हैं। 322 ईसा पूर्व में मौर्य वंश की स्थापना किसने की थी? तो बेटा मौर्य वंश की स्थापना चंद्रगुप्त ने की थी। क्वेश्चन नंबर 77, यूनानी सेनापति सेल्यूकस ने किस राजदूत को चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा था? तो बेटा इसका आंसर क्या है? बेटा मेगास्थनीज है। और मेगास्थनीज ने क्या कौन सी पुस्तक लिखी थी? उसका नाम है इंडिका। क्वेश्चन नंबर 78 देखिए, मगध साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? तो बेटा मगध साम्राज्य की राजधानी जो थी वो क्या थी? पाटलिपुत्र थी। ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 79, सम्राट अशोक ने अंतिम बार कौन सा युद्ध लड़ा था? तो बेटा सम्राट अशोक ने जो बेटा कौन सा युद्ध लड़ा था? कलिंग युद्ध लड़ा था। इसमें इन्होंने क्या किया था? कलिंग युद्ध होने के या कलिंग युद्ध पर विजय प्राप्त करने के बाद जो बेटा जान माल की या जो रक्तपात हुआ उससे प्रभावित होकर इन्होंने क्या किया? युद्ध से संन्यास ले लिया था और बौद्ध धर्म को अपना लिया था। तो इनका अंतिम युद्ध था कलिंग। क्वेश्चन नंबर 80 को देखिए, सम्राट अशोक के समय तृतीय बौद्ध संगति मीन्स बेटा सभा कब हुई थी और कहां हुई थी? बेटा पाटलिपुत्र में हुई थी। कहां हुई थी? पाटलिपुत्र में हुई थी। ऑप्शन नंबर आपका 1। सातवाहन वंश का संस्थापक कौन था? तो बेटा इसका आंसर है सिमुक। ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 82, चरक संहिता नामक पुस्तक लिखने वाले महान चिकित्सक चरक के शासक के समकालीन थे? ऑप्शन नंबर बेटा 2 कनिष्क।
एक क्वेश्चन नंबर 83, कार्ले चौथ का निर्माण किस शासन काल में हुआ था? तो बेटा आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 सातवाहन। क्वेश्चन नंबर 84 को देखिए, किस शासक के समय बौद्ध धर्म दो संप्रदायों हीनयान तथा महायान में बट गया था? तो बेटा ये जो शासक था बेटा, क्या नाम था उसका? कनिष्क नाम था। क्वेश्चन नंबर 84 को देखिए, किस शासक के समय बौद्ध धर्म दो संप्रदायों हीनयान तथा महायान में बट गया था? तो कनिष्क के शासन काल में ये बेटा दो संप्रदायों हीनयान तथा महायान में बट गया था। क्वेश्चन नंबर 85 को देखिए, भारत के मानक समय का देशांतर किस प्रदेश से गुजरता है? तो बेटा जो मानक का देशांतर जो समय होता है, इसको समझ लीजिए, पृथ्वी को विभाजित करने वाली काल्पनिक रेखाएं बेटा जो होती हैं, उनको ही देशांतर कहते हैं। और किस प्रदेश से निकलता है? तो बेटा ये क्या हो जाएगा? हमारे प्रदेश उत्तर प्रदेश से निकलता है। क्वेश्चन नंबर 86, समुद्र तल से माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है? बेटा 8848 है, यानी 8848 मीटर। क्वेश्चन नंबर 87 को देखिए, किस नदी को बांग्लादेश में पद्मा के नाम से पुकारा जाता है? तो बेटा गंगा नदी को बेटा बांग्लादेश में पद्मा के नाम से पुकारा जाता है। एक बेटा नदी और है जिसे बंगाल का शोक कहा जाता है, वह दामोदर नदी है। अगर आपके क्वेश्चन में या आपको पूछ लिया जाए कि बंगाल का शोक किस नदी को कहा जाता है, तो बेटा दामोदर नदी को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 88, पूरब से पश्चिम बहने वाली नदी है? तो बेटा पहली ब्रह्मपुत्र, दूसरी नर्मदा, तीसरी ताप्ती, चौथी 2 व 3 दोनों। तो बेटा नर्मदा और ताप्ती दोनों ही पूरब से पश्चिम की ओर बहने वाली नदियां हैं, तो आपका ऑप्शन हो जाएगा 4, 2 और 3 दोनों। क्वेश्चन नंबर 89 को देखिए, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह कहां स्थित है? बेटा बंगाल की खाड़ी में स्थित है। ऑप्शन नंबर 1 बंगाल की खाड़ी। क्वेश्चन नंबर 90 को देखिए कि विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा जो बेटा बनता है, तो वो सुंदरबन डेल्टा है हमारा। ऑप्शन नंबर 2 सुंदरबन डेल्टा। भारत में पूर्वी तटीय मैदान में बहने वाली नदी है? तो बेटा पूर्वी तटीय मैदान में जो बहने वाली नदी है वो तापी नदी है। ऑप्शन नंबर 4 तापी नदी। जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य जो है, तो बेटा जनसंख्या की दृष्टि से, ना कि क्षेत्रफल की दृष्टि से, ये बात ध्यान रखिएगा। जब जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा जो राज्य है वो क्या है? सिक्किम है। ऑप्शन नंबर 1 सिक्किम। क्वेश्चन नंबर 93 को देखिए, बीजिंग किस देश की राजधानी है? चीन की राजधानी है बेटा। ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। नवरोज का त्योहार किस धर्म के लोग मनाते हैं? तो बेटा जो नवरोज का त्योहार होता है वो बेटा पारसी धर्म के लोग मनाते हैं, और इनके लिए ये बेटा त्योहार बहुत बड़ा त्योहार मनाया जाता है, बोला जाता है। तो नवरोज त्योहार पारसी लोग हो जाएगा बेटा। ऑप्शन नंबर 4। निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार किस आयु वर्ग के बच्चों को दिया गया है? कि मतलब बेटा निःशुल्क शिक्षा का अधिकार नहीं, 6 से 14 वर्ष की आयु है, इसका आपका आंसर हो जाएगा 6 से 14 वर्ष। इसमें क्या होता है बेटा, बच्चों को निःशुल्क शिक्षा प्रदान करी जाती है कि इस आयु वर्ग के बच्चों को शिक्षा प्राप्त करनी ही करनी है। क्वेश्चन नंबर 96, क्षेत्र पंचायत सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? बेटा मैं आपको पहले भी अपनी वीडियो में बता चुका हूं, इसकी आयु 21 होनी चाहिए। परिवार कल्याण, टीकाकरण और बीमारियों, क्वेश्चन नंबर 97, परिवार कल्याण, टीकाकरण और बीमारियों की रोकथाम करने के लिए जिले स्तर का कौन सा अधिकारी है? पहला मुख्य विकास अधिकारी, मुख्य चिकित्सा अधिकारी, जिला विद्यालय अधिकारी और 4th जिला अधिकारी। तो बेटा क्या बात कर रहे हैं? परिवार कल्याण और टीकाकरण बीमारियों की बात कर रहे हैं। तो हमारा बेटा कहां पे सीधे जाएगा? क्या हमको उसमें दिमाग में आना चाहिए? जो चिकित्सा करता हो, यानी कि मुख्य चिकित्सा अधिकारी हो जाएगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 98, मतदान करने के लिए व्यक्ति की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? बेटा इसका आंसर हो जाएगा 4th 18 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 99, निम्नलिखित में से किसका चुनाव सीधे जनता द्वारा नहीं होता है? बेटा मैं आपको ये भी पहले बता चुका हूं, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 2 जिला पंचायत अध्यक्ष। क्वेश्चन नंबर 100 को देखते हैं, नगर पालिका परिषद में वार्डों की संख्या होती है? बेटा क्या होते हैं? नगर पालिका में वार्ड होते हैं छोटे छोटे।
उनसे मिलकर नगर पालिका बनती है। तो इसमें वार्डों की संख्या कितनी हो सकती है? 25 से 55, ऑप्शन नंबर 1। तो बेटा ये आपका जीएस के जो आपके यानी कि जो आपका प्रैक्टिस सेट जो था 6 कंप्लीट हो गया है। इसमें इसके साथ में आप अति लघु उत्तरीय या ऑप्शनल जो है वो क्वेश्चंस हैं उनको भी बेटा मैं बोल रहा हूं आप लोग लिख लीजिएगा, उनके आंसर भी बोल दूंगा मैं, उनको लिख लीजिएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रहेंगे। इसको बेटा आप लोग क्वेश्चन नंबर 1 से अगर आप लोग लिखें तो इसको क्वेश्चन नंबर 1 से लिखिएगा। देखते हैं बेटा कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 1 को देखते हैं। मनुष्य के शरीर में पाए जाने वाली सबसे बड़ी ग्रंथि का नाम बताइए। क्या हो जाएगा बेटा? यकृत होती है। क्वेश्चन नंबर 2, पित्त रस का निर्माण मनुष्य के शरीर में पाई जाने वाली किस ग्रंथि में होता है? तो बेटा पित्त रस का निर्माण बेटा कहां होता है? यकृत ग्रंथि में होता है। इसका आंसर भी हमारा यकृत हो जाएगा। और क्वेश्चन नंबर 3, कीट पतंगों, तिलचट्टा, मक्खी, तिल्ली आदि में श्वसन क्रिया किस अंग द्वारा होती है? तो बेटा क्या हो जाएगा? वायु नलिकाओं द्वारा। इसका आंसर क्या हो जाएगा बेटा? वायु नलिकाओं द्वारा। क्वेश्चन नंबर 4 को देखिए। हृदय स्पंदनों मतलब बेटा धड़कनों। हृदय स्पंदनों को मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है बेटा? इसको आला भी बोलते हैं और स्टेथोस्कोप बोलते हैं इसको। तो जैसे बेटा वो लगाते नहीं, डॉक्टर अपने कान में लगाया होता है, आपको इस तरीके से लगा करके चेक करता है, तो वो क्या होता है? स्टेथोस्कोप होता है। वो आपको क्या करता है? आपकी स्पंदनों, हृदय की स्पंदनों यानी हृदय की धड़कनों को चेक करता है। क्वेश्चन नंबर 5 को देखिए। मनुष्य के शरीर में हृदय में कुल कितने कक्ष होते हैं? तो बेटा हमारे हार्ट जो होता है उसमें कितने बेटा चैम्बर कह लीजिए आप, कक्ष को कितने होते हैं? 4 होते हैं। एक क्वेश्चन नंबर 5 क्वेश्चन नंबर बेटा 5 हो गया है। क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। एक वयस्क स्वस्थ व्यक्ति का हृदय 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है? फिर से सुनिए। एक वयस्क मतलब कि बेटा एक जवान व्यक्ति, एक वयस्क स्वस्थ व्यक्ति का हृदय 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है बेटा? 72 टाइम्स यानी कि 72 बार। क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं। मनुष्य के किस अंग द्वारा रक्त को छानकर मूत्र निर्माण का कार्य होता है? तो बेटा क्या हो जाएगा? वक्र द्वारा। बेटा क्या हो जाएगा? वक्र द्वारा। क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं। वक्र जो है, वक्र के निष्क्रिय हो जाने पर कृत्रिम वक्र द्वारा रक्त को नियमित रूप से छानकर उसमें से अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने की क्रिया को क्या कहते हैं? डायलिसिस कहा जाता है बेटा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? डायलिसिस हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 को देखिए। शिक्षा की उस पद्धति को क्या कहते हैं जिसमें नेत्रहीन व्यक्ति छूकर अक्षरों की पहचान कर लेता है? इसको बेटा ब्रेल लिपि कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 10 को देखिए। मनुष्य के शरीर में सबसे छोटी हड्डी कहां पाई जाती है बेटा? कहां होती है बेटा? कान में पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 11। मौर्य साम्राज्य की राजधानी का क्या नाम था बेटा? अभी मैंने बताया था पीछे क्वेश्चन में, पाटलिपुत्र था। क्वेश्चन नंबर 12 को देखते हैं। मौर्य साम्राज्य में प्रशासन की सबसे छोटी इकाई क्या थी बेटा? गांव थी, ग्राम थी। तो बेटा इसका आंसर क्या हो जाए? गांव व ग्राम। क्वेश्चन नंबर 13 को देखिए। मौर्य काल में जिले का प्रशासनिक अधिकारी कौन होता था? तो बेटा क्या होता था भाई? स्थानिक। क्या हो जाएगा? स्थानिक हो जाएगा। स्थानिक मीन्स बेटा वहां पे रहने वाला। क्वेश्चन नंबर 14 को देखिए। किसने बताया कि मौर्य काल में लोग सभ्य थे तथा वे अपने घरों में ताला नहीं लगाते थे? बेटा मेगास्थनीज ने बताया था और अपनी पुस्तक में बताया था। उसकी पुस्तक का नाम क्या था? इंडिका था। ये भी ध्यान रखिएगा। कलिंग युद्ध के बाद अशोक ने कौन सा धर्म अपना लिया था? बेटा मैंने आपको बताया था कलिंग युद्ध के बाद सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म को अपना लिया था। क्यों अपना लिया था? जो बेटा जान माल का या जो उसके दुष्परिणाम कह लीजिए कि कितने हजारों लाखों लोगों की युद्ध के कारण क्या हो गई थी? मृत्यु हो गई थी। उससे निराश होकर सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म को अपना लिया था, युद्ध को छोड़ दिया था। क्वेश्चन नंबर 16 पे आते हैं। मौर्य काल में देव नाम प्रिय और देव नाम प्रियदसी उपाधि किसको दी गई थी? फिर से सुन लीजिए। मौर्य काल में
देव नाम प्रिय और देव नाम प्रियदसी उपाधि किसको दी गई थी? अशोक को दी गई थी बेटा। ये किसको दी गई थी? अशोक को दी गई थी। क्वेश्चन नंबर 17, सम्राट अशोक ने अपने संदेश किस भाषा में लिखवाए? तो बेटा इसका कौन सी भाषा थी? वह प्राकृत भाषा थी। क्वेश्चन नंबर 18 को देखिए, प्रथम बौद्ध सभा किस शासक के कार्यकाल में हुई? तो बेटा वह अजात शत्रु। वह शासक कौन थे? अजात शत्रु थे। आइए बेटा क्वेश्चन नंबर 19 को देखते हैं। मौर्य साम्राज्य का अंतिम शासक कौन था? मौर्य साम्राज्य का अंतिम शासक बृहद्रथ था। आपका आंसर बृहद्रथ हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 को देखते हैं। किस शासकों के संपर्क से खगोल एवं ज्योतिष शास्त्र में प्रगति हुई है? तो बेटा हिंदी व यूनानी शासकों के संपर्क से हुआ था ऐसा। ज्योतिष व खगोल एवं ज्योतिष शास्त्र में जो प्रगति हुई थी वो हिंदी व यूनानी शासकों के संपर्क से हुआ था। तो आपका आंसर हो जाएगा हिंदी व यूनानी शासकों के संपर्क से। तो बेटा ये जो आपका प्रैक्टिस सेट जो था 6 कंप्लीट हो गया है। यदि आप सभी को बेटा वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।